हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज की वीडियो है फॉर 3 मंथ रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। यस माय फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं, बोथ ग्रुप के लिए, मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आप अपनी प्रेपरेशन या रिवीजन स्ट्रैटेजी में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। क्योंकि देखिए, मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारे रिजल्ट्स मैनी फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हम एक सीए इंटरमीडिएट का जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सब लोग जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करोगे, तो जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अब ये जो 3 मंथ्स का आपका जो प्रेपरेशन का जो फेज़ है, ये बहुत ही क्रूशियल है आपकी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज अब जो आप 3 मंथ्स में आप रिवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में रिकॉल हो पाएगा, राइट? तो सबसे पहले एक मेंटल प्रेपरेशन की ज़रूरत है कि देखिए, आप सीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स और ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम की क्या डिमांड होती है। तो सिंपल सी बात मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इट इज़ रिक्वायर्ड कि पूरी प्रेपरेशन में या एंड रिमेनिंग जो आपके पास टाइम है उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एटीट्यूड मेंटेन किया जाए, तभी हम अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड दूसरी बात ये कि कंसेप्ट्स, जैसे एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम में एक प्रोफेशनल से क्या एक्सपेक्टेड है कि उनको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो और जब उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो कोरिलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सेम गोज़ फॉर द एग्ज़ाम कि अगर आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके करिकुलम में, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। सो दैट मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता लेकिन उसका रेलिवेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाते हैं, उससे लिंक करके अगर आप कुछ भी रेलिवेंट लिख के आते हैं, तो देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स नहीं तो एटलीस्ट देर आर चांसेस कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स तो मिल जाए। और आप जानते हैं किसी एक एग्ज़ाम में हर एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है टू कंट्रीब्यूट टू योर स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी रेलिवेंट इन वॉट यू आर राइटिंग एंड यू हैव टू बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स along with having a very sincere attitude throughout your preparation and revision। तो देखिए, ये तो हो गया मेंटल प्रेपरेशन या एक जोन के अंदर जिसमें हम एक रिवीजन करने जा रहे हैं। 3 मंथ्स का टाइम अभी बचा है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, एम्पल टाइम है। जितना भी आपने पढ़ा है, आई एम श्योर आप सब ने अपनी मेहनत करी है। कई स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली होंगी, कईयों ने सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया होगा। तो अब टाइम है कि जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें ताकि हम करेक्ट टाइम पे करेक्ट कंटेंट को एग्जाम में रिकॉल कर सकें। द बेसिक पर्पस इज दैट। सो मेहनत तो डेफिनेटली करनी है सबको, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का खूब ध्यान रखें। यू नीड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप सो दैट जितना आप कंटेंट थ्रू आउट द डे मेमोराइज कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर्ड रहे। तो उसके लिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। एंड ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, मैनेज योर डाइट, डोंट अवॉइड जंक फूड एंड जस्ट फोकस ऑन हैविंग हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। तो घर का खाना खाइए। तो ये है आपके ओवरऑल मतलब जो लाइफस्टाइल आपको अपना एक तरह से रखना चाहिए उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स। और अब मैं आती हूँ रिगार्डिंग द करिकुलम। देखिए, जो आपके पेपर्स है, चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं या बोथ ग्रुप्स के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करें। एंड डेफिनेटली आप सबने अपना सिलेबस पढ़ लिया होगा, क्लासेस ले ली होंगी, सेल्फ स्टडी कर ली होगी। अब बारी है उसकी कोर रिवीजन की। तो अब 3 महीने में किस तरह से पूरे कोर्स को हम रिवाइज कर सकते हैं सो दैट हम ऑप्टिमम मेथड से अपनी रिवीजन कर सकें। तो देखिए, आई वुड सजेस्ट कि अगर 3 मंथ्स हैं तो एटलीस्ट इफ़ पॉसिबल अगर आप बोथ ग्रुप्स भी दे रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1.5 to 2 मंथ्स के अंदर आप अपना एक राउंड ऑफ एग्जॉस्टिव रिवीजन कर लें, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए
और साथ ही साथ ICAI का जो भी मटेरियल है, चाहे वो RTPs हो, मॉक टेस्ट पेपर्स हो, वैल्यू एडेड मटेरियल हो, MCQs रिलेटेड मटेरियल हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारा मटेरियल गो थ्रू करें. पास्ट ईयर पेपर्स, प्लीज़ डोंट इग्नोर द पास्ट ईयर पेपर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह से पेपर इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इन दी पास्ट अटेम्प्ट्स. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये चीज़ तो है ही है. साथ ही साथ इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपने सिलेबस में एक ओवरऑल लेवल पे एक ABC एनालिसिस करें. ABC एनालिसिस से मेरा मतलब है कि बेस्ड ऑन पास्ट ईयर ट्रेंड्स और एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे आप क्लासेस लेते हैं तो डेफिनेटली टीचर्स मेंशन करते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो वो स्पेसिफिक टॉपिक्स, और साथ ही साथ आप नोट करेंगे कि बहुत से टॉपिक्स बेस्ड ऑन अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, या पास्ट ईयर में हम नोट करते हैं कि एवरेज पे एक अप्रॉक्सीमेट, देखिए पेपर इज़ नॉट कि एक स्टैंडर्ड नहीं होता है कभी भी CA के पेपर में कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से. लेकिन हम पास्ट ईयर ट्रेंड से एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करके एक रिलेटिव आइडिया लग जाता है कि क्या ट्रेंड रहा है पेपर का. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम ABC एनालिसिस की तरह सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को एक तरह से कैटेगराइज कर ले, सो दैट वी नो द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच पेपर. पढ़ना तो सारा सिलेबस है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना. बस द आइडिया इज़ कि आपको एक एस्टिमेट लग जाता है कि आप कितना टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर चैप्टर सो दैट यू कैन कोप अप विद द एंटायर सिलेबस इन एन ऑप्टिमम मैनर. सो ABC एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन. एक बार ABC एनालिसिस हो जाए तो सबसे पहले A कैटेगरी के टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू कीजिए. जैसे आप बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ख़त्म करने लगेंगे तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा. एंड A कैटेगरी, देन गो फॉर B कैटेगरी एंड C कैटेगरी टॉपिक्स. सो उससे क्या होगा कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंटली होगा. क्योंकि देखिए पूरे सिलेबस की जर्नी में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें, एक पॉजिटिव आउटलुक रखें. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि पूरे प्रेपरेशन के टाइम या रिविजन के टाइम कभी एंग्जाइटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंड आई बिलीव दैट इज़ नॉर्मल. बट आर पर्पस इज़ कि हम अपने टाइम को करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज करें. और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से दो फ़ायदे होते हैं. पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आपकी मेंटल हेल्थ भी इन प्लेस रहती है. तो इट इज़ विन विन सिचुएशन. तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मेहनत करती रहिए. जैसे बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो. अगर आप अपने कर्म पे फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ आपका टारगेट होगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर स्टडीज़ को कंप्लीट करना है या पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है. तो इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा आपको अपना दिमाग को लगाने के लिए. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू टू सेल थ्रू द इंटायर प्रोसेस. ट्रस्ट मी, बी पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड दैट विल लीड टू सक्सेस. सो अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक. देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो दो बातें आती है. एक तो प्रैक्टिकल और थियोरी. जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स. बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो उसमें किस तरह से रिवीजन को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है. देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स है तो वी नो कि एक कंसेप्ट होता है. अगर हमने क्लासेस भी ली हो या सेल्फ स्टडी किया हो या कोई गाइडेंस ली हो तो वी नो कि सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स को बेसिस पे कंसेप्ट को और ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं, एंड देन हम क्लास वर्क या होमवर्क या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस. तो एक जैसे मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा सपोज क्लासेस ली मैंने अकाउंटिंग की, तो व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि अगर टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते थे विद एन एग्जाम्पल, तो आई यूज टू नोट दैट इन अ सेपरेट नोटबुक. एंड अलॉन्ग विद दैट जब क्वेश्चंस लाइक बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस या होमवर्क क्वेश्चंस की बात होती थी, दैट आई यूज टू नोट इन अ सेपरेट रजिस्टर. उससे क्या होता था, एक
डेडिकेटेड रजिस्टर मेरा मेंटेन हो जाता था फॉर कंसेप्ट्स, एंड दैट वाज वेरी हैंडी फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आपने ऐसा नहीं भी किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका रजिस्टर है जिसमें आपने आप कंसेप्ट्स भी नोट करे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करी हुई है, इसमें एक क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले अपने रजिस्टर को लीजिए और डेफिनेटली यू हैव टू स्किम थ्रू। वो तो आप एनीवे अगर रिवाइज भी करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर के थ्रू तो स्किम थ्रू करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि पोस्टेड्स या स्टिकी नोट्स का यूज़ करके अपने रजिस्टर में वो पेजेस को आइडेंटिफाई या हाईलाइट कर सकते हैं जिसमें आपने कंसेप्ट नोट करे हैं, सो दैट आपको पता हो कि सपोज एक पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपने स्टडी करना है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप सीधा वो स्टिकी नोट पे अगर चले जाएंगे तो यू विल बी लाइक कि मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेलगमेशन की बात करें तो अगर आपको अमेलगमेशन का टॉपिक रिवाइज करना है तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट अ स्टिकी नोट ऑन दैट पर्टिकुलर पेज जहाँ पे आपने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नोट करे हुए हैं, सो दैट आपको पता है कि अभी आपको अगर सपोज मान लो अमेलगमेशन रिवाइज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले आप कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम्पल देख लो, सो दैट जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो कंसेप्ट आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। इससे कंसेप्ट भी रिफ्रेश होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते टाइम कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होता है। तो दैट इज़ अ वेरी क्विक टिप फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यू कैन अप्लाई इट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। एंड जब जैसे एग्ज़ाम डेज में या बहुत ही कम टाइम में भी अगर कंसेप्ट को रिफ्रेश करना हो तो दिस जस्ट गोइंग थ्रू द कंसेप्ट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। और दूसरी बात, जब आप कोई भी कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम कंसेप्ट के 100 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रादर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सिमिलर टाइप, मतलब सेम कॉन्सेप्ट के 100 क्वेश्चन से मेरा मतलब है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप 100 करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रादर यू कैन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अगर आप 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट अगर इस टॉपिक से कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो वेल एंड गुड। इससे टाइम भी सेव होगा और आगे आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने टाइम को बहुत ही करेक्ट और ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड नाउ कमिंग टू थियोरी सब्जेक्ट्स, देखिए थियोरी सब्जेक्ट्स में क्या है ना, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, बट कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में आप टिप्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जैसे लॉ या ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट होता है कि क्या हमें एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लैंग्वेज लॉ में लिखनी चाहिए, क्या उससे मार्क्स आते हैं। सी आई वुड सजेस्ट कि हर एक जैसे या आपने क्लासेस ली हों या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया हो तो कोई रेफरेंस बुक तो परचेज़ की होगी या आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी रेफ़र कर रहे हो, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि हर एक कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न होगा तो देयर विल बी सर्टेन कीवर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न जो जनरली बोल्ड भी होते हैं, बोल्ड में हाईलाइटेड होते हैं इन द बुक। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए नंबर 1, एंड सेकंड अगर उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू integrate and also incorporate all the keywords in your answers which you are writing in the exam। अगर आंसर में keywords रहेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर, प्रोवाइडेड आपकी प्रोविजन करेक्ट है, उसमें कीवर्ड्स अगर हम मेंशन करेंगे तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आप वर्ड टू वर्ड रटने बैठेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि कितना उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल। कई लोगों को लगता है कि हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही लिख के आएंगे, तो दैट इज़ अप टू यू, बट मेन थिंग इज़ कि द की वर्ड्स शुड बी देयर इन योर आंसर्स एंड दैट विल लीड टू अ मोर आंसर गैदरिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि रिगार्डिंग योर थियोरी पेपर ये भी ज़रा नोट कीजिएगा कि एग्ज़ाम में सिर्फ उतना ही लिख के आइए जितना रेलेवेंट है। इरेलीवेंट स्टफ लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ राइटिंग द आंसर टू द पॉइंट। सो ये थी रिगार्डिंग दी थ्योरी सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि सीए इंटरमीडिएट की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं तो ओवरऑल लेवल पे आप ये मेक श्योर कीजिए कि एक मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग हो सकती है। जैसे अगर 3 मंथ्स को अगर हम मैक्रो प्लानिंग में क्लासीफाई करें तो अगर विद इन 1.5 to 2 months फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जॉस्टिव प्रेपरेशन और रिविजन इज़ डन,
देन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन दैट एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन आप हाईलाइट कर दीजिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ को फ्लैग्स या पोस्टिट्स का यूज़ करके, सो दैट सेकेंड रिविजन पे जब हम आएंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रिवाइज मेनली दी हाईलाइटेड एरियाज़, या कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में यू नीड टू रिवाइज, तो उनको साथ के साथ मार्क करते जाइए, सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे दोबारा तो आप मोस्ट of the time you will focus only on the highlighted areas, and that will help to make concepts even more stronger. तो ये हो गई सेकेंड रिविजन. जैसे फर्स्ट रिविजन अगर 2 मंथ्स के अंदर या 1.5 मंथ्स में हो सकती है, वेल एंड गुड, देन यू कैन गो फॉर approximately 15 to 20 days of second round of revision, and third round it would be very optimum. अगर आप 8 सब्जेक्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ बोथ थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम जानते हैं एग्जाम से पहले भी 1.5 दिन मिलता है, तो अगर 8 सब्जेक्ट्स इंटू 1.5 करें तो इट लीड्स टू 12 days. तो 12 days you can have a run through of the entire syllabus, giving 1.5 days each to the each paper, and ट्राई कीजिए कि जिस ऑर्डर में एग्ज़ाम में पेपर होता है या जिस ऑर्डर में डेट शीट होती है उसी ऑर्डर में अगर आप 1.5 डेज़ के हिसाब से, लाइक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंसेक्यूटिवली अगर 1.5 दिन के हिसाब से अगर रिवाइज कर सकें तो उससे बहुत हेल्प होगा, बिकॉज यू विल नॉट मीट एनी सरप्राइजेस कि जब एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले 1.5 दिन है तो किस तरह से कहाँ से क्या पढ़ना है, वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे उस चीज़ के लिए. तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल, एंड इट विल हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट एंड मोर लाइक जिसको बोलते हैं ना, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फील करोगे हैविंग दैट idea of how to prepare and revise the entire thing which you have studied in 1.5 days. So ये हो जाएगी third round of revision. So I'll just repeat again. First round of revision will be 1.5 to 2 months of exhaustive revision. Second round will be again revising the syllabus, approximately 15 to 20 days, and third round will be preparing like revising the entire prepared syllabus in 1.5 days each. तो अगर both groups है तो it will involve 12 days. और इस तरह से क्या होगा, मिनिमम अगर 3 टाइम्स आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो बिफोर द एग्ज़ाम अगेन यू विल गेट 1.5 days ईच. सो 4 टाइम्स एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस रिवाइज हो जाता है. एंड अगर आप अपने प्रेपरेशन को बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड वे में लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा कि यू विल नॉट वेस्ट टाइम, रादर आपका फोकस सिर्फ अपने टारगेट्स को मीट करने में रहेगा. अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो जैसे इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव कि कई स्टूडेंट्स को डेली टारगेट्स बेटर लगते हैं, कई स्टूडेंट्स को वीकली टारगेट्स. मैं जब पढ़ती थी तो आई यूज्ड टू बी कंफर्टेबल इन वीकली टारगेट्स एंड आई यूज्ड टू असाइन सर्टेन वीकली टारगेट्स, और मैं 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे प्रेफर करती थी, विच हेल्प्ड मी टू रिड्यूस द मोनोटनी इन द इंटायर प्रेपरेशन. तो अगर आप सिंगल सब्जेक्ट एट वन गो प्रेफर करते हैं तो यू कैन इनकॉर्पोरेट योर स्ट्रैटेजी इन दैट मैनर. अल्टीमेटली द पर्पस इज दैट द सिलेबस शुड बी रिवाइज्ड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और तभी आप अपनी पूरी प्रेपरेशन को अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना, एक पैकेज डील की तरह यू विल बी एबल टू प्रिपेयर. तो ये तो हो गई रिविजन की बातें. एंड देखिए, पूरा सिलेबस रिवाइज करने तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये जो मैं 3 महीने बोल रही हूँ इसमें कुछ और चीज़ें भी साथ के साथ करने की ज़रूरत है जब भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट को हम लेते हैं. दैट इज़ नंबर 1, गोइंग थ्रू ऑल द ICAI मटीरियल. Very important, revision test papers, mock test papers, all the ICAI related value added material is very important. MCQ related material, तो वो सब तो करना ही करना है for the respective subjects. And also try कि you are giving the पेपर्स, लाइक ईदर आप कोई पास्ट ईयर का पेपर या कोई मॉक पेपर लेके एटलीस्ट 2 to 3 पेपर्स अगर आप पर सब्जेक्ट करें, या मिनिमम 2 आई वुड से, तो उससे 2 फ़ायदे होंगे. नंबर 1, और ये एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से ट्राई कीजिए 2 to 5 में ही करना, अलॉन्ग विद इन एग्ज़ाम इन्वायरमेंट प्रॉपर. घर पे भी अगर आप कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड विद इन 3 hours आप पेपर एकदम ख़त्म कर रहे हैं. मतलब 3 hours के बाद आप पेपर बिल्कुल पेन नीचे रख दीजिए. और दूसरी बात, अलाउ योर सेल्फ 15 minutes ऑफ रीडिंग टाइम एज वेल, जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में दिया जाता है.
तो इससे एक तो आपको पूरा एग्ज़ाम की पूरे इन्वायरमेंट का और प्रोसीजर का एक आइडिया लगेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, किस तरह से टाइमिंग करना है, किस क्वेश्चंस में कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। अगर स्पीड बढ़ाने का स्कोप है तो उस पर आप काम कर सकते हो, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड नंबर 2, जो भी पेपर अटेम्प्ट करोगे उसको इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ICAI के सजेस्टेड आंसर्स से कंपेयर कीजिए। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके आंसर्स और इंस्टीट्यूट के आंसर्स में क्या डिफरेंस है। हो सकता है इंस्टीट्यूट के आंसर्स में डिटेल्स ज़्यादा हों या काफ़ी लेंथी हों, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि इंस्टीट्यूट का जो आंसर की है, या जिसको बोलते हैं सजेस्टेड आंसर्स जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किए हैं, उसके आंसर से जो आइडिया कन्वे होता है और जो उसमें कीवर्ड्स हैं, क्या वो आपके आंसर में भी हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो देन यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, बिकॉज इंस्टीट्यूट की जो सजेस्टेड आंसर्स है दैट इज़ द मॉडल आंसर्स। तो उस तरह से आंसर को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से आंसर्स लिख के आने हैं, उसकी भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्रैक्टिसिंग दी पेपर्स इन एग्जाम एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिमेनिंग 3 मंथ्स में डिज़ाइन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। And if you want any other specific video related to the your CA curriculum, please comment down in the section below. I'll definitely try to make videos on that. Also, please like, share and subscribe the channel and keep supporting. Thank you.